नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन हिंदी की क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीताराम कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कलाडेरा। आज हम बीए बाग प्रथम गद्य साहित्य में कहानियों पर चर्चा करेंगे और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की जो कहानी है नमक का दरोगा, उसका विश्लेषण करेंगे। ये प्रेमचंद का छायाचित्र है, आप देख लीजिएगा। कहानी पर चर्चा करने से पहले हम जो है प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रेमचंद की जीवनी और उनकी रचनाओं का परिचय मैं आपको करा देता हूँ। कहानी है इनकी नमक का दरोगा, जो एक आदर्शवादी कहानी है। प्रेमचंद कहानियाँ लिखते हैं, इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। तो जब शुरुआती कहानी इनकी होती हैं तो वो आदर्शवादी होती हैं, जैसे गुल्ली डंडा है, बड़े भाई साहब है। ये कहानियाँ जो है आदर्शवादी होती हैं, लेकिन बाद की जो कहानियाँ हैं इनकी वो यथार्थवाद पे आकर के रुक जाती हैं, जैसे कफन है, पूस की रात है। तो ये कहानियों का ये एक बदलाव हमें देखने को मिलता है। देखिए, मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म है 1880 ईस्वी में हुआ और देहावसन जो है 1936 ईस्वी में हुआ है। प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था वो धनपत राय था। 1904 से 1916 तक उर्दू में कहानियाँ लिखने के बाद वे हिंदी में कहानियाँ लिखने लगे और प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने हिंदी में लगभग 300 कहानियाँ लिखी। गोदान, सेवा सदन, गबन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, कर्मभूमि, निर्मला आदि उपन्यासों की रचना कर हिंदी में उपन्यास विधा को प्रौढ़ता प्रदान की। इनके ये जो उपन्यास हैं, इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए इतने रोचक ढंग से लिखते हैं, इतने प्रभावी ढंग से लिखते हैं कि इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी। उन्होंने नाटक तथा निबंध भी लिखे हैं। कुछ विचार में उनके निबंध संकलित हैं। प्रेमचंद हिंदी के उन लेखकों में हैं जिन्होंने हिंदी गद्य को प्रौढ़ता प्रदान की तथा कहानी और उपन्यास विधाओं को नए आयाम दिए हैं। प्रेमचंद के साहित्य का प्रमुख स्वर है समाज सुधार, चाहे वो निर्मला हो, चाहे गबन हो। कला का कार्य मनोरंजन नहीं, सामाजिक सौदेश्यता भी है। ये प्रेमचंद ने अपने जो निबंध संग्रह है कुछ विचार, उसमें इन्होंने ये बताया है कि साहित्य का जो उद्देश्य है वो मनोरंजन ही नहीं होना चाहिए, उसका कोई उद्देश्य भी होना चाहिए। यही सूत्र उनके समस्त लेखन का आधार है। प्रेमचंद की कहानियों में समाज की जो कुरीतियाँ हैं, राजनीतिक उथल पुथल हैं, किसानों की जो दयनीय दशा हैं, सामाजिक रूढ़ियों के बंधनों में तड़पती नारी की वेदना का जो मार्मिक चित्रण है वो बड़ा रोचक ढंग से हुआ है। दलित और शोषित के प्रति संवेदना से ओतप्रोत प्रेमचंद की कहानियां पाठक के मन में केवल करुणा ही नहीं जगाती, वरन पाठक को शुभ और आदर्श की ओर भी उन्मुख करती है, प्रेरित करती है। अपने आरंभिक जीवन में प्रेमचंद जी गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे हैं, अतः उनकी कहानियों में आदर्शवाद का स्वर मुखरित है। किंतु धीरे धीरे ये आदर्श यथार्थवाद को स्वीकार करते चलते हैं। कफन, पूस की रात आदि कहानियों में उनकी यथार्थवाद दृष्टि देखने को मिलती है। प्रेमचंद ने जो कहानियाँ लिखी अत्यंत सरल और सहज शैली में लिखी हैं। उनकी भाषा अत्यंत सजीव है और पारदर्शी है। उनकी कहानियाँ भारतीय जीवन की विसंगतियों पर तीखा प्रहार करती है। उनकी सभी कहानियाँ मानसरोवर भाग 8 जो 8 खंडों में है उसमें संकलित हैं। नमक का दरोगा जो आप ये कहानी पढ़ेंगे, आपके जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, प्रेमचंद द्वारा रचित लघु कथा है। इसमें एक ईमानदार नमक का दरोगा की कहानी को बताया गया है, जिसमें कालाबाजारी के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई है। ये कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। कहानी में मानव मूल्यों का आदर्श रूप दिखाया गया है और उसे सम्मानित भी किया गया है। सत्यनिष्ठा, धर्म निष्ठा और कर्तव्य परायणता को विश्व के दुर्लभ गुणों में बताया गया है। अंत में यह शिक्षा दी गई है कि एक बेईमान स्वामी को भी एक ईमानदार कर्मचारी की तलाश रहती है।
कहानी आज़ादी से पहले की है। नमक का नया विभाग बना था। विभाग में ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सभी व्यक्ति इस विभाग में काम करने को उत्सुक थे। उस दौर में फारसी का बोलबाला था और उच्च ज्ञान के बजाय केवल फारसी की प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर ही लोग उच्च पदों पर पहुंच जाते थे। मुंशी बंशीधर ने भी फारसी पढ़ी और रोजगार की खोज में निकल पड़े। उनके घर की आर्थिक दशा खराब थी। इसका जो कहानी का मूल पात्र है वो बंशीधर है। उनके पिता ने घर से निकलते समय उन्हें बहुत समझाया, देखो बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ के तले दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर खड़ा एक वृक्ष हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तियार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बढ़ता हुआ स्रोत है जिसमें सदैव प्यास बुझती रहती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी में उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी में उसकी बरकत होती है। ये उनके पिता बंशीधर को समझा रहे हैं कि ऊपरी आमदनी होनी चाहिए, ऐसी नौकरी करो। जाड़े के समय एक रात बंशीधर अपने दफ्तर में सो रहे थे। उनके दफ्तर से 1 मील पहले जमुना नदी थी, जिस पर नावों का पुल बना हुआ था। गाड़ियों की आवाज़ और मल्लाहों के कोलाहल में उनकी नींद खुली। बंदूक जेब में रख और घोड़े पर बैठकर पुल पर पहुंचे। वहाँ गाड़ियों की लंबी कतार पुल पार कर रही थी। उन्होंने पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? तो पता चला पंडित अलोपी दीन की है। मुंशी बंशीधर चौंक पड़े। पंडित अलोपी दीन इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों का व्यापार करते थे। बंशीधर ने जब जांच की तब पता चला कि गाड़ियों में नमक के ढेले के बोरे हैं। उन्होंने गाड़ियां रोक ली। पंडित जी को ये बात पता चली तो वो अपने धन पर विश्वास किए बंशीधर के पास पहुंचे और उनसे गाड़ियों के रोकने के बारे में पूछा। पंडित जी बंशीधर को रिश्वत देकर गाड़ियों को छोड़ने को कहा, परंतु बंशीधर अपने कर्तव्य पर अडिग रहे और पंडित जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए कि इतनी हिम्मत पड़ गई इनकी। इनका रोब बहुत ज़्यादा था, तो क्योंकि पैसे वाले थे, व्यापारी थे। पंडित जी ने रिश्वत देने की बहुत कोशिश की, परंतु बंशीधर ने नहीं मानी और पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन ये खबर हर तरफ फैल गई। पंडित अलोपी दीन के हाथों में हथकड़ियाँ डालकर अदालत में लाया गया। हृदय में ग्लानि और क्षोभ और लज्जा में उनकी जो गर्दन झुकी हुई थी। सभी लोग चकित थे कि पंडित जी कानून के पकड़ में कैसे आ गए। सारे वकील और गवाह पंडित जी के पक्ष में थे। बंशीधर के पास केवल सत्य का बल था। न्याय की अदालत में पक्षपात चल रहा था, क्योंकि पैसा सब जगह बोलता है। कोर्ट का फैसला आया। अब न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया कि पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रामक है। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। ये बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्नचित्त हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। ये कोर्ट का फैसला आया पैसे के बल पर कि अलोपी दीन बहुत भले आदमी है, थोड़े से लाभ के लिए ऐसा काम नहीं कर सकते। ये सब पैसा बोल रहा है। तो कोर्ट का फैसला भी जो है पैसे से प्रभावित होकर के अलोपी दीन के पक्ष में गया, बल्कि ऊपर से बंशीधर जो दरोगा थे नमक के, उनके डांट और पड़ी। मुकदमा समाप्त हो गया। पंडित अलोपी दीन को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया। पंडित अलोपी दीन मुस्कुराते बाहर निकले। रुपए बांटे गए। बंशीधर को व्यंग बाणों को सहन करना पड़ा। 1 सप्ताह के अंदर कर्तव्यनिष्ठता का दंड मिला और नौकरी से हटा दिया गया। अपराध पराजित हृदय शोक और खेद से व्यथित अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचे तो पिताजी ने कड़वी बात सुनाई। वृद्ध माता को दुख हुआ। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की। 1 सप्ताह बीत गया। इस तरह से निराश होकर बंशीधर जो है अपने घर चले जाते हैं। तो 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बंशीधर के पिता राम नाम की माला जप रहे थे। तभी वहाँ एक सजा हुआ एक रथ आकर के रुका।
पिता ने देखा पंडित अलोपीदीन है, झुककर उन्हें दंडवत किया और चापलूसी भरी बातें करने लगे। साथ ही अपने बेटे को भी कोसा। पंडित जी ने बताया कि उन्होंने कई रईसों और अधिकारियों को देखा और सबको अपने धनबल का गुलाम बनाया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई व्यक्ति ने अपनी कर्तव्य निष्ठा द्वारा उन्हें हराया हो। यानी ये हृदय परिवर्तन की कहानी है। किसका हृदय परिवर्तन हुआ? पंडित अलोपीदीन का। किसके प्रति? कर्तव्य निष्ठा के प्रति, ईमानदारी के प्रति, धनसिद्धर के प्रति। कि आज तक मैंने सारे अफसरों को पैसे से खरीद लिया है, एक ये व्यक्ति है जो मेरे पैसे से नहीं बिका, इसलिए मैं इसका आदर करता हूं। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों को कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। बंसीधर ने जब पंडित जी को देखा तो स्वाभिमान सहित उनका सत्कार किया। उन्हें लगा कि पंडित जी उन्हें लज्जित करने आए हैं, परंतु पंडित जी की बातें सुनकर उनके मन का मैल मिट गया और पंडित जी की बातों को उनकी उदारता बताया। उन्होंने पंडित जी से कहा कि उनको जो हुक्म होगा वो करने के लिए तैयार हैं। इस बात पर पंडित जी ने स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला और उसे प्रार्थना स्वीकार करने को बोले। बंसीधर ने जब कागज पढ़ा तो उसमें पंडित जी ने बंसीधर को अपनी सारी जो जायदाद है उसका स्थायी मैनेजर नियुक्त किया है। कृतज्ञता से बंसीधर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि वे इस पद के योग्य नहीं है। इस पर पंडित जी ने कहा मुस्कुराते हुए कि उन्हें अयोग्य व्यक्ति ही चाहिए, यानी बंसीधर ही चाहिए। बंसीधर ने कहा कि उसमें इतनी बुद्धि नहीं है भाई कि वह ये कार्य कर सके। पंडित जी ने बंसीधर को कलम देते हुए कहा कि उन्हें विद्वान नहीं बल्कि एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति चाहिए। बंसीधर ने कांपते हुए मैनेजरी की कागज पर दस्तखत कर दिए। पंडित अलोपीदीन ने बंसीधर को खुशी से गले लगा लिया। कहानी एक आदर्श संदेश छोड़ती है कि अगर कोई ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, दृढ़ता से काम करे तो आज भ्रष्ट वातावरण को समाप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में तो ये कहानी और भी प्रासंगिक लगती है। कहानी बहुत रोचक और मार्मिक बन पड़ी। आज का जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है सब जगह, अगर ऐसा कोई ईमानदार व्यक्ति मिले और उस ईमानदारी की जो है कद्र करने वाला मिले तो ये भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। तो ये कहानी थी नमक का दरोगा, प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ। अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे कहानियों के बारे में। तब तक के लिए नमस्ते।